चलो, शैल वी स्टार्ट। तो कहाँ तक पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, राइट? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। The following are the summarized balance sheet of S Limited and No Limited as on 31st October 2011. हाँ जी, तो बैलेंस शीट दिया है आपको एस लिमिटेड का एंड नो लिमिटेड का 31 अक्टूबर 2011 का, जिसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स में शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, issued share capital I'm reading, equity shares of rupees 10 each fully paid, rupees in crores है तो 12 करोड़ रुपए divided by 10 means 1 crore 20 lakh equity shares of what? Yes Limited and 50 lakh equity shares of No Limited. सबसे पहले देखते हैं कि कौन किसको टेक ओवर कर रहा है. On that day S Limited absorbed No Limited, so focus should be on No Limited's balance sheet. S is absorbing No, तो ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट पे हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस शीट हम बाद में बनाने वाले हैं तो ही हमें रेफर करना है. अदरवाइज हमें पीसी निकालने के लिए, नहीं तो अदर चीजें रिकॉर्ड करने के लिए हमें ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट पे फोकस करना है. इज इट राइट? यस. तो बच्चों 50 लाख शेयर्स है ऑलरेडी इशू किए हुए. रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 करोड़. शेयर होल्डर्स फंड इज द टोटल ऑफ दिस टू. दिस इज द total of 10 plus 5. Unsecured loan from S Limited. Very very important. ट्रांसफरी कंपनी को, सॉरी, ट्रांसफरी कंपनी ने लोन दिया है नो लिमिटेड को. ऑफ कोर्स उनके बैलेंस शीट में, एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में, सॉरी बराबर, एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड कितना दिख रहा है? 10. बिल्कुल मैच हो रहा है. यानी अब सवाल ये आता है कि वेदर एस लिमिटेड इज गोइंग टू टेक ओवर दिस लाइबिलिटी. इफ इट इज टेकिंग इट ओवर, लेटर ऑन इट विल बी रिमूव्ड. इज इट राइट? यस. इंटर कंपनी ड्यूज समझ के इसको रिमूव कर दिया जाएगा बाद में. ओके आगे बढ़ता हूं. फंड्स एम्प्लॉयड इन एसेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, WDV. बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बराबर है क्या? 15 प्लस 10 ये हो गया 25 टोटल. करेक्ट है ना बच्चों? हाँ, ये एसेट साइड शुरू हो चुकी है. 6 करोड़ की WDV है एंड इन्वेस्टमेंट इनके कुछ नहीं है. इज इट राइट? देन करंट एसेट्स 34, करंट लायबिलिटीज 15 and this is the balance, so this became 25. 19 plus 6. Is it right? Yes. On that day S Limited absorbed No Limited. The members of No Limited are to get one equity share of S Limited issued at a premium of rupees 2 per share for every 5 equity shares held by them in No Limited. One equity share of S Limited will be issued for 5 shares. Is it right? तो अगर आपके पास नो लिमिटेड के 5 शेयर है तो आपको सिर्फ एक शेयर मिलेगा बेटा. किसका? एस लिमिटेड का. अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको शेयर मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा नो लिमिटेड का, सॉरी एस लिमिटेड का. एक शेयर मिलेगा एस लिमिटेड का अगर आपके पास 5 शेयर है नो लिमिटेड के. कुल मिला के नो लिमिटेड के कितने शेयर्स है? 50 lakhs. तो 50 lakhs के लिए कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? 10 lakh shares will be issued and issue price is at a premium of 2 rupees, means issue price is at 12 rupees. Is it right? So 10 lakh shares into 12 rupees. 10 lakh into 12. 1 crore 20 lakh rupees is the purchase consideration, which is I have calculated on the basis of information till now. The necessary approvals are obtained. You are asked to pass journal entries in the books of 2 companies to give effect to the above. तो बेटा 2 कंपनियों में जर्नल एंट्रीज पूछा है. मैं आपको जर्नल एंट्री बना के दूंगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी दिस टाइम.
बिकॉज ट्रांसफरर कंपनी के केस में हमने हमेशा लेजर्स बनाए हैं। तो हम लोग इस बार ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में एंट्रीज करेंगे। पीसी निकालने का काम अभी 2 मिनट में करेंगे। जर्नल एंट्रीज लिखेंगे ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में, ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में आप लोग जर्नल करो। बट ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में आप लोग जर्नल बनाओगे, लेकिन वहां पे आप मेथड कौन सा यूज करोगे? अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। कंडीशन देख लो बेटा, कंडीशन देख लो। पहला कंडीशन, all assets and liabilities have been taken over. Nothing is mentioned here. So we will assume that all assets and as well as all liabilities are taken over. Is it right? Consideration, sorry, one step by step. Second condition, the equity shareholders of the more than 90% equity shareholder of the transferor company are ready to become the shareholders of the transferee company. That is happening here. Purchase consideration payable to those shareholders is totally in the form of equity shares. बराबर है? तो वो भी हो रहा है यहाँ पे। Business will be continued. Fourth condition. And पांचवा condition, assets and liabilities are recorded at book value. तो ये तो हम अभी यहाँ पे कुछ चेंज दिया ही नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? मर्जर वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, इन द नेचर ऑफ मर्जर यू कैन यूज। चलो, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी। चलो 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप घर में जाके करोगे। कल का होमवर्क किया? किसी को किसी भी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम? आपने चेक किया मॉड्यूल में आंसर? आईसीए का मॉड्यूल बैलेंस शीट पूछा ही नहीं था, अच्छा, बट टैली हो गया क्या? ओके, देन नो प्रॉब्लम। मैंने एक्सप्लेन तो किया था यहाँ पे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। चलो जी, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 column rupees. Particulars right hand side 1 column rupees. Rupees in crores, I mean to say rupees in crores. Shall we start? क्या लिखो? Issue of equity shares. Issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2. बराबर है बच्चों? At a premium of rupees 2. तो कितने शेयर्स इशू करने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, 50 lakhs share into 1 डिवाइडेड बाय कितने शेयर को, कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग? 5 शेयर को, डिवाइडेड बाय 5 शेयर्स। इज इट राइट? चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रखो, 5 शेयर के लिए, 5 नो के शेयर के लिए यस का 1 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 50 लाख नो के शेयर से, तो एस के कितने मिलेंगे? 10 लाख इंटू 12 रुपीज करना पड़ेगा। बराबर है? तो अमाउंट आया 1.20। करेक्ट है क्या बच्चों? 1.20 करोड़, ऑफ कोर्स रुपीज इन करोड़ लिखा है कि नहीं? चलो जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड। ऑफ कोर्स आपने जो मेथड बताया इन द नेचर ऑफ मर्जर, दैट विल बी फॉलोड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड। शैल वी स्टार्ट? सबसे पहला काम क्या करना है? इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। हाउ मेनी एसेट्स आर देयर? फिक्स्ड एसेट्स एक है एंड करंट एसेट्स एक है। बराबर है क्या बच्चों? हाँ, तो बोलो एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बोलो ना। जर्नल का फॉर्मेट बनाया आपने? हाँ जी, तो मैं लिखूं? हाँ, नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
आज तक हमने लेजर्स ही बनाए हैं, एंट्रीज कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखेंगे। टू फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट कितना लिखो, 6 करोड़, बराबर है ना? इज इट राइट? दू क्या एक कान के नीचे? कॉस्ट इज डिफरेंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट इज डिफरेंट। बार बार एक मिस्टेक क्यों करते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सन्ड्री डेटर्स का नहीं करते हो? वैसे ही है ना ये कॉस्ट अकाउंट अलग है। तो फिक्स एसेट एट कॉस्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, एट कॉस्ट। हाउ मच क्रेडिट करोगे आप लोग बेटा? 30 लाख रुपीज, 30 lakhs, हाँ वॉट एवर इट इज, 30 करोड़ रुपीज इन करोड़ ऊपर लिख दो कॉर्नर में, 30 करोड़। आगे बढ़ो बच्चों। हाँ, ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट बाद में रियलाइजेशन को जाएगा, लेकिन लायबिलिटीज की ओर से, राइट? ऑटोमेटिक 6 का इफेक्ट आ जाएगा। देन करंट एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू करंट एसेट, टू करंट एसेट्स, हाउ मच? 34, यानी कुल मिला के 64 डेबिट होगा। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। नंबर 2, चलो बच्चों आगे बढ़ू क्या? दूसरी एंट्री ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, सारे लायबिलिटीज डेबिट होंगे। मेरे को तो एक ही लायबिलिटी दिख रहा है, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम एस लिमिटेड, एज वेल एज करंट लायबिलिटी है लेकिन नीचे है। ओके, तो पहले हम लोग अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम यस लिमिटेड डेबिट, हाउ मच? 10 करोड़। देन अगला अकाउंट मैं डेबिट करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नाम कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा बच्चों 10, सॉरी 24, वेरी गुड, 24 करोड़। देन वन मोर लायबिलिटी इज देयर, current liabilities 15, is it right? So current liabilities debit, 15 to realization account, amount 49। नरेशन लिखोगे ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, तो अभी नहीं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस भी ट्रांसफर करना है ना। सारी बैलेंस शीट तभी जीरो होगी जब सब बैलेंस शीट के अकाउंट्स क्लोज कर दोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर करते हैं। चलो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है बच्चों? 5। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10 करोड़ टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 15 करोड़। नरेशन लिखो यहाँ पे, बीइंग
बैलेंस ट्रांसफर्ड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सही है क्या बच्चों? नंबर 4। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन ड्यू, बाकी कुछ है ही नहीं। परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री किसके पास से लेना है? परचेस कंसिडरेशन यस लिमिटेड से। तो यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हाउ मच टू टेक? 1.20 करोड़, बराबर है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1.20 करोड़ being purchase consideration due। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री करूं। नंबर 5 क्या है? इक्विटी शेयर्स इन यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1.20 टू यस लिमिटेड अकाउंट। भले ही उस 1.20 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, हमारे लिए वो प्रीमियम नहीं है। जो कंपनी इशू करेगी उसको वो प्रीमियम करके रिकॉर्ड करेगी, बट हमने तो इसके लिए 1.20 करोड़ के एसेट सेक्रीफाइस करे ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। इज इट राइट? यस। बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। Number 6, next entry would be closing of realization account. So now please come to this journal। पहले एंट्री में डेबिट हुआ 64 का, तो पहले डेबिट डेबिट ऐड करते जाएंगे। 64 का डेबिट हुआ है, फिर दूसरे एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तीसरे एंट्री में कुछ नहीं हुआ, चौथे एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, यानी डेबिट हुआ है 64 का कुल मिला के, एंड क्रेडिट हुआ है 49 प्लस 1.20, बराबर है ना, यानी 50.2 का क्रेडिट एंड 64 का डेबिट, यानी लॉस आएगा कितने का? 13.8 का। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब रियलाइजेशन का डेबिट ज्यादा है तो रियलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको यहीं पे कुछ कैलकुलेशन करके करना है, अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया? 13.8 करोड़। 13.8 करोड़ being loss on realization transferred। आगे बढ़ो बच्चों। नंबर 7, अब क्या करूं? शेयर होल्डर्स अकाउंट में ये शेयर्स बांट देंगे। अभी सिर्फ एक ही अकाउंट खुला हुआ है, कौन सा? दो अकाउंट खुले हुए हैं, इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड को जो डेबिट बैलेंस है वो हम शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1.20 करोड़ टू इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। अरे वाई एस 1.20 करोड़ शेयर्स इन यस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड
among shareholders. And last entry हो गई ना? Yes. Now please check whether your shareholders account gets tallied or not. फर्स्ट टाइम आपका शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ 15 से, तो क्रेडिट हुआ 15 से, बराबर है क्या? फिर आपका शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हुआ 13.8 से, तो 15 में से 13.8 चले जाते हैं, तो बेटा क्रेडिट कितने का है? 15 माइनस 13.8, 1.20 का क्रेडिट है, बराबर है क्या? तो बाद में आपने क्या किया, उसको डेबिट कर डाला, तो बैलेंस हो गया 0। करेक्ट है? तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इनडायरेक्टली टैली हो गया। चलो कोई बात नहीं, राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ यस लिमिटेड, फटाक से खत्म कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि आपने ज्यादा इन द नेचर ऑफ मर्जर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है तो कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ यस लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफरी कंपनी, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट लाइन पे लिखना अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। शैल वी स्टार्ट? तो पहली एंट्री होगी रेगुलर हमारी जो होती है हमेशा, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। कितने में बिजनेस खरीद रहे हो? 1.20 करोड़ में, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट 1.20 करोड़ टू लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड 1.20 करोड़। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट लाइन पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। चलो एक एक करके एसेट रिकॉर्ड करना शुरू करें क्या? हाँ, बोलो। फिक्स एसेट की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख दूं क्या अभी? हाँ तो बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। सवाल ये आता है कि अमाउंट कितना लिखूं, 30 लाख या 6 lakhs? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। 30 lakhs। अगर आप अभी 30 lakhs डेबिट करते हो तो बाद में आपको 24 lakhs की प्रोविजन भी लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप अभी नए अकाउंट्स ही ओपन कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यू टेक इट एट 6 लाख? बिकॉज आपका एक्विजिशन कॉस्ट कौन सा है? 6 लाख ही है, तो डायरेक्टली यू कैन टेक हियर 6 lakhs, बट डजंट मैटर इवन इफ यू टेक 30 and later on you have written 24 lakh as a provision, it's okay. Do you understand what I'm trying to tell you? तो write down 6 lakhs। हमने चेंज नहीं किया है, हमने दो अकाउंट को मर्ज करके रिकॉर्ड किया, चलेगा ना? तो प्रॉपर्टी प्लान, देखो यहाँ पे मैं अकाउंट्स क्लोज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नए अकाउंट्स ओपन कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली 6 लाख का WDV ऐड कर देता हूँ ना। अभी उनके लिए वो WDV है, हमारे लिए क्या है? कॉस्ट ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे 6 लाख रुपए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, देन करंट एसेट अकाउंट डेबिट 34 लाख। एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे एज यूजुअल। टू अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़, लैक्स क्या बोल रहा हूं मैं, करोड़, बराबर है ना? टू अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़, टू करंट लायबिलिटीज 15 करोड़, टू बिजनेस परचेस अकाउंट, टू बिजनेस परचेस अकाउंट हाउ मच? 1.20।
अब एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नेट एसेट क्यों निकाल रहे हो? हियर आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर नेट एसेट विथ purchase consideration. Here I am going to compare purchase consideration with called up paid up capital, because you have recorded reserves. Have you recorded reserves? No, in the nature of merger you record their reserves also. To take it to reserves and surplus, to reserves and surplus कितना लिखोगे? 10 lakhs या 10 crores, वो भी लेना है ना? ले लिया? अच्छा, लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो लेना है। सारी चीजें रिकॉर्ड कर ले एक्सेप्ट दिस, बराबर है ना? तो ये 5 हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और इसके लिए हमने इशू कितना किया? 1.20। तो बेटा जो डिफरेंस आएगा वो क्या करोगे? रिजर्व्स में एडजस्ट करना है। कैपिटल रिजर्व में या फ्री रिजर्व्स में? रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख देते हैं, क्योंकि एक ही दिख रहा है ना हमें, इनका भी एक ही दिख रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व को नहीं डालना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एडजस्टमेंट करना है, तो फ्री रिजर्व में से एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके रिजर्व्स आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और उसमें कुछ भी अभी नफा हुआ या नुकसान हुआ? 5 करोड़ का अमाउंट देना चाहिए था, आपने 1.20 करोड़ में निपटाया इसको, तो नफा हुआ, आपको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 3.80। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट क्रेडिट होगा अभी, बराबर है क्या? तो लिखो वो जो लाइन ब्लैंक छोड़ा था, टू रिजर्व्स ऐसे लिखो, टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। फ्री रिजर्व्स में एडजस्टमेंट करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस होता है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में, समझो पी एंड एल है, तो पी एंड एल में एडजस्टमेंट होगी ये। डू गेट इट? अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, तो कितना आया अमाउंट? 3.80। टैली हुआ क्या एंट्री अब? यस। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, लिक्विडेटर का पेमेंट। लिक्विडेटर ऑफ अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू liquidator of unlimited account debit 1.20 to equity share capital account 1 to securities premium account, बराबर है ना? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं लिखता क्या? कितने शेयर इशू कर रहे हो? 10 लाख इंटू 10, एंड 10 लाख इंटू 2 रुपए, 0.20 लिखोगे, 0.20। समझे? चलो, और कुछ बाकी है या हो गया? क्या बाकी है? लोन का इंटर कंपनी ड्यूज एडजस्टमेंट करना है। अभी लोन जो हमने टेक ओवर किया, मतलब हमारे बुक्स में जो लायबिलिटी दिख रही है वो किसको पे करनी है? यस लिमिटेड को। और हम कौन है? यस लिमिटेड। तो हमारे बुक्स में एक एसेट भी है, यस लिमिटेड के बैलेंस शीट में देखो, 10 लाख रुपए का ये एसेट है, और ये लायबिलिटी भी अभी हमने रिकॉर्ड कर ली यस लिमिटेड के बुक्स में। तो ये एक दूसरे को मतलब खुद को ही देने पैसे। इज इट राइट? अरे बोलो ना बच्चों। तो एंट्री क्या होगी? अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू नो लिमिटेड अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू नो लिमिटेड अकाउंट। ओपन रखते 5 मिनट के लिए। अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू नो लिमिटेड अकाउंट। हाउ मच? 10 लाख, 10 लाख, दैट्स इट। लिखो, बीइंग कैंसलेशन ऑफ unsecured loan given to no limited. I am repeating this one thing in this journal entry number 2. Difference in purchase consideration and
paid up capital is to be adjusted in reserves means free reserves. No problem there. Are you getting it? तो जो कोई भी रिजर्व है आपका उसमें एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि उनका रिजर्व ले रहे हो तो अभी ये जो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो वो टोटल रिजर्व्स में से माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वॉट एवर इट इज. डू यू गेट इट? यस, देता है ना. उनका रिजर्व ले रहे हो ना, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट एज इट इज पुल कर रहे हो, तो उनके जो प्रॉफिट्स थे वो उनके एसेट्स में है ही, वही आप पुल कर रहे हो ना, तो आप उसमें से डिविडेंड भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये अमालगमेशन करते समय आपका जो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, उनके 5 करोड़ के बदले में आप कितना दे रहे हो? 1.20 करोड़. बराबर है ना? उनके 5 करोड़ के बदले में आप 1.20 करोड़ दे रहे हो, मतलब आप कम दे रहे हो उनको, तो 3.80 करोड़ का आपको फायदा ही हुआ. वो फायदे से हमारे रिजर्व और बढ़ जाएंगे. उनका पूल किया ना इंटरेस्ट आपने, उनके रिजर्व्स भी ले लिए. आर यू गेटिंग इट? तो 5 करोड़ की लाइबिलिटी इनडायरेक्टली आपने सेट कर दी 1.8 में. ओके, 1.2 में. तो ये 3.80 करोड़ का जो कुछ भी फायदा है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखोगे तो दैट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पी एंड एल अकाउंट. ओके, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में उन्होंने पी एंड एल करके दिया है. ठीक है, चलो आगे बढ़ू. क्वेश्चन नंबर 12. शैल वी स्टार्ट? The following are the summarized balance sheet of X Limited and Y Limited. Equity share capital. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे जाके. A new company XY Limited is formed to acquire the sundry assets and trade payables of X Limited. क्या acquire करना है? Sundry assets and trade payables of X Limited and Y Limited. Only these two assets. Sorry, one asset and one liability. ठीक है, देखते हैं. The sundry assets of X Limited are revalued at rupees 1 lakh. The debt due to X Limited is also discharged in shares of XY Limited. अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो. A new company XY Limited is formed to take over sundry assets and trade payables of X Limited. यानी X Limited के पहले बैलेंस शीट देखो. X Limited के बैलेंस शीट में ये एक एसेट है, बराबर है, और ये एक लाइबिलिटी है, और एक एसेट है लोन टू वाई, यानी इन्होंने लोन दिया है वाई को, यानी वाई की ये लाइबिलिटी है, एक्स का ये एसेट है. ये एसेट टेक ओवर नहीं किया है. किसने? एक्स वाई कंपनी ने. एक्स वाई कंपनी ने ये टेक ओवर नहीं किया है. बट आगे क्या बोला है? द सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर रिवैल्यूड एट रुपीज 1 लाख. तो वो तो कर लेंगे हम लोग. द डेप्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड किसके एंगल से बोला जा रहा है? वाई के एंगल से. वाई के तो सन्ड्री एसेट लेगा ही, एक्स वाई लिमिटेड वाई के सन्ड्री एसेट्स तो लेगा ही, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है वाई का कौन सा एसेट लिया और कौन सा एसेट छोड़ा. तो हम लोग वाई के केस में एज्यूम करेंगे कि वाई के सारे एसेट्स ले लिए और सारे लाइबिलिटीज का भी रिपेमेंट कर दिया. किसने? एक्स वाई ने. यानी एक्स वाई इज टेकिंग ओवर ऑल एसेट्स ऑफ Y Limited as well as all liabilities of Y Limited. And when XY Limited taken over this 15,000 rupees liability, they have actually issued shares to settle that liability. तो क्या बोला है देखो? The debt due to X Limited is also to be discharged in shares of XY Limited. Are you getting this? प्रश्न क्या पूछा है? Show the ledger account to close the books of एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड के बुक्स क्लोज करने का लेजर अकाउंट दिखाना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट ब्ला 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 ब्ला. किसके बुक्स में? एक्स के बुक्स में. वाई के बुक्स में पूछा ही नहीं है. शैल वी स्टार्ट? अब पहले एक्स का परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा. एक्स के कौन से एसेट को टेक ओवर किया? सन्ड्री एसेट को. कितने में? 1 लाख में. और ये 15,000 को टेक ओवर ही नहीं किया है, तो इसका पैसा वो नहीं देंगे, वो कंपनी देगी डायरेक्टली. वाई को देगी, वाई हमें दे देगा ना. ये नहीं तो समझ लो कि एक्स वाई ने दे दिया. बट अब परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. हमें कोई, अगर हमें ये 15 लाख रुपए 15,000 रुपए वो दे रहे हैं, तो बेटा आपका यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन बढ़ जाएगा. तो कितना हो जाएगा? एसेट टेकन ओवर 1,15,000 माइनस 25,000, तो परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा?
एक 15 माइनस 25, तो 90,000 का आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? बट ये 15,000 का पेमेंट डिस्चार्ज करना है, कौन डिस्चार्ज कर रहा है हमें पता नहीं है। हमें शेयर्स मिलेंगे, कौन देगा? वाई लिमिटेड देगा, क्योंकि वो वाई की लाइबिलिटी है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 15,000 डिस्कशन में नहीं लेंगे, क्योंकि क्लियर कट बोला है अ न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर सन्ड्री एसेट्स एंड ट्रेड पेएबल्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कहीं पे बोला है क्या कि ये एसेट टेक ओवर किया है करके? नहीं, हिसाब किताब वही है, बट अब आप थोड़ा सा समझ लो। अभी लोन टेक ओवर नहीं किया है, तो परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा? 1 लाख माइनस ट्रेड पेएबल्स कितने हैं? 25,000, तो 75,000 का पीसी आएगा। आर यू गेटिंग इट? और वाई का परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा फिर? वाई का परचेस कंसिडरेशन बेटा आएगा ये 60,000 के एसेट टेक ओवर किए माइनस ये 5,000, बराबर है क्या? माइनस 15,000, यानी 20,000 जाएंगे, तो वाई का कंसिडरेशन आएगा 40,000। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? फिर वाई को 40,000 मिलेंगे, 40,000 के शेयर्स मिल जाएंगे, किसके पास से? समझ लो एक्स वाई के पास से, ठीक है। लेकिन ये 15,000 की जो लायबिलिटी एक्स वाई ने टेक ओवर की है, उसका सेटलमेंट वो लोग कैसे करने वाले हैं? बाय इशूइंग शेयर्स। मींस अपार्ट फ्रॉम दिस 75,000 रुपीज शेयर्स, मुझे और शेयर्स कितने मिलेंगे? 15,000। यानी आप 90,000 भी करके कर लेते हो तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बट प्रेजेंटेशन हमें ऐसा ही करना है जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि ये लोन टू वाई लिमिटेड भी टेक ओवर किया है, लोन फ्रॉम लोन टू वाई लिमिटेड नहीं बोला है, तो हम इसको टेक ओवर नहीं करेंगे, तो पीसी दिखाएंगे 75,000 और इस लोन के अगेंस्ट हमें मिले हैं 15,000, तो ये लोन अकाउंट हमारा अनसेटल्ड रहेगा, उसका अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग और हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे। चलो शुरू करें क्या? तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं, ओके। कैलकुलेशन ऑफ पीसी। मेथड कौन सा है? नेट एसेट मेथड। परचेस कंसिडरेशन निकाल रहा हूं, मेथड कौन सा है? नेट एसेट मेथड। Shall we start? Asset taken over। सिर्फ एक ही एसेट टेक ओवर किया बच्चों, सन्ड्री एसेट्स। हाउ मच इट इज? 1 लाख लेस ट्रेड पेएबल्स। हाउ मच इट इज? 25,000 ना। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन ड्यू टू एक्स लिमिटेड लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू एक्स लिमिटेड, तो ये कितना आया? 75,000। अकाउंट ड्रॉ करे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बच्चों और क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बराबर है क्या बच्चों? रुपीज रुपीज। देन ऑल्सो ओपन कंपनीज अकाउंट, एक्स वाई कंपनी अकाउंट, बराबर है क्या? इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई कंपनी अकाउंट भी बनाता हूं मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई कंपनी अकाउंट, समझे क्या बच्चों? गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ो क्या?
देन एक एसेट उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, कौन सा? लोन वाई लिमिटेड। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मैं रियलाइजेशन अकाउंट को पर्पसफुली ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोन जो हमने वाई को दिया है वो वाई की तरफ से किसने टेक ओवर किया? एक्स वाई ने टेक ओवर किया और उसका सेटलमेंट कर दिया शेयर्स में, तो इसके पैसे हमें सेपरेटली मिलेंगे। तो इसीलिए परचेज कंसिडरेशन 75,000 और इस लोन के कितने मिले? 15,000। तो कुल मिला के 90,000 मिल ही जाएंगे। तो अगर आप उसको परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में भी लेते हो तो हिसाब किताब वही है, बट प्रेजेंटेशन ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि सन्ड्री एसेट्स हैज बीन टेकन ओवर एंड ट्रेड पेबल्स हैज बीन टेकन ओवर, बाकी कुछ टेक ओवर नहीं किया है। चलो शुरू करूँ क्या? अरे बोलो ना। पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पे, सिर्फ एक्स के बैलेंस शीट पे फोकस करो। एक ही एसेट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। कितना लिखूं? 1,20,000 या 1,00,000? 1,00,000 या 1,20,000? 1,20,000 आएगा बुक वैल्यू पे। कितनी बार बोलूं? 1,20,000 ही बोला क्या आपने? चलो आगे बढ़ो क्या? पीसी निकालने के लिए 1,00,000 लिया ना मेरा, ये देखो यहाँ पे 1,00,000 लिया ना, तो काम बन गया ना। अब ये अमाउंट आप क्रेडिट करोगे 75,000, यानी 1,20,000 के अगेंस्ट आपको 1,00,000 ही मिले, तो यहाँ पे आपका 20,000 का नुकसान रिकॉर्ड हो जाएगा आपके रियलाइजेशन में। घर जाना है और ऐसी चीजों को समझना है। आर यू गेटिंग इट? हाँ। चलो हो गया सन्ड्री एसेट्स। ये लोन टू वाई मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा रियलाइजेशन को, क्योंकि दिस टाइम दिस हैज नॉट बीन टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो इसका बैलेंस इसी अकाउंट में दिखाऊंगा। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? हाँ डेबिट बैलेंस कितना? 15,000। सोचना पड़ रहा है। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगा 1,00,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट आएगा 10,000। करेक्ट है क्या बच्चों? एंड ट्रेड पेएबल जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हाउ मच? 25,000। सही है क्या? अरे बच्चों सही है क्या? आगे बढ़ो क्या? फिर क्या? परचेस कंसिडरेशन ड्यू बाय एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सही है क्या? आगे बढ़ता हूँ। अब क्या? ये परचेस कंसिडरेशन सेटल करेगा एक्स वाई लिमिटेड, क्या देगा आपको? इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। सर बताया कहाँ पे है? क्या बताया है? कुछ भी नहीं बताया। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या? परचेस कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड 75,000। आगे बढ़ू क्या बच्चों? तो चलो बोलो। इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई लिमिटेड। अरे मैंने गलती से इसमें लिख दिया क्या ये? आपने सही लिखा ना? मैंने इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का इफेक्ट दे दिया। अब इसको चेंज करता हूँ मैं। वही मैं सोच रहा हूँ।
हाँ जी बोलो। इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई कंपनी अकाउंट, एक्स वाई लिमिटेड वॉट एवर इट इज, हाउ मच 75,000। तो अभी तक तो मेरे पास 75,000 के शेयर्स है। नाउ ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एक्सेप्ट रियलाइजेशन। कैन वी क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट? यस। तो 1,20,000 माइनस ये 75 प्लस 25, 1,00,000। तो 20,000 का ये जो बैलेंस है वो जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बीस हजार। अब देखो बेटा यहाँ पे 1,10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं, उसमें से 20,000 का लॉस तो उठा लेंगे वो, तो 90,000 का अमाउंट उनको देना है। बट हमारे पास है 75,000 के शेयर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सर अभी ये लोन के 15,000 रुपए आने बाकी है। ये लोन किसने टेक ओवर किया? वाई की तरफ से एक्स वाई ने टेक ओवर किया। तो वाई के बुक्स में इमेजिन कर सकते हो ना, सॉरी एक्स वाई के बुक्स में इमेजिन कर सकते हो, दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज अ लाइबिलिटी, एंड वो लाइबिलिटी बाद में सेटल करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? लोन टू वाई अकाउंट डेबिट, उनके बुक्स में बोल रहा हूँ। एक्स वाई एंट्री क्या करेगा? लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेगा एंड उसके अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इशू करेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हमारा ये लोन कम हो गया और हमें मिला क्या? इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। तो बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 15,000। तो सर मैं पीसी 90,000 लेता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर विल बी सेम, बट the wording of the question is not suggesting you to do that. हाँ जी। तो इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई। तो 90,000 आ गया क्या अभी? ये कहाँ पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू लोन टू, सॉरी, टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। हाउ मच? 90,000। तो अब देखिएगा कि टोटल मैच होता है क्या। समझे क्या? आगे बढ़ू? हो गया क्वेश्चन? डू यू वांट टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वाई? क्या फर्क पड़ता है? वाई का पीसी कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स टेक ओवर, वाई के केस में सारे एसेट्स टेक ओवर करो एंड सारे लाइबिलिटीज भी टेक ओवर किए, ऐसा मानना पड़ेगा। तो 40,000 आएगा पीसी, विच इज एग्जैक्टली देयर नेट एसेट। देखो 50,000 का एसेट है, इक्विटी कैपिटल है, और 10,000 रुपए का लॉस है, तो 40,000 पे टेक ओवर होगा। ओके, और बाद में एक्स को वाई को 40,000 के शेयर दिए जाएंगे और शेयर होल्डर्स में बांटे जाएंगे। तो डोंट सॉल्व, ओके, बस इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाऊं? आ जाओ क्या? Super Express Limited and Fast Express Limited were a competing business. Were in competing business मतलब competition में है. They decided to form a new company named as Super Fast Express Limited. The summarized balance sheets of both the companies was as under Super Express Limited बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2011। तो ये दोनों के दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट जो आपके सामने है वो कौन से हैं?
ट्रांसफरर कंपनी के हैं, राइट। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच प्रोविडेंट, अरे ट्रांसफरर कंपनी के हैं, ट्रांसफरर ही बोला ना मैंने, हाँ ट्रांसफरर कंपनी के, यस। 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ 100 ईच प्रोविडेंट फंड ट्रेड पेबल्स इंश्योरेंस रिजर्व बिल्डिंग मशीन इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक कैश इन हैंड। फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का बैलेंस शीट 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट, अच्छा ये क्या नया चीज है। देन ट्रेड पेबल्स रिजर्व्स अकाउंट सरप्लस, वाह अच्छा है। देन गुडविल बिल्डिंग मशीनरी इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक कैश इन हैंड। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज were taken over by a new company at their book values. The assets and liabilities of both the companies were taken over by the new company at their book values. The companies were allotted equity shares of ₹100 each in lieu of purchase consideration amounting to ₹30 lakhs, 20 lakhs for Superfast Express Limited and 10 lakhs for Fast Express Limited. क्या करना क्या है इसमें? Prepare a opening balance sheet of Superfast Express Limited considering pooling method. तो जर्नल लिखने की जरूरत है? डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकता हूँ क्या मैं? बनाओगे? 5 मिनट देता हूँ, चेक करेंगे। 5 नहीं, 5 मिनट में नहीं होगा, 10 मिनट ले लो। समझ में आ रहा है क्या? क्या करना है देखो बेटा, दोनों बैलेंस शीट की जो एसेट्स है वो हमें एज इट इज पुल करने हैं बुक वैल्यू पे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों बैलेंस शीट आपके सामने रख रहा हूं मैं। परचेस कंसिडरेशन आपको यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन बुक में है आपके, कितना है? 20 लाख 10 लाख, 20 लाख 10 लाख, दोनों मिला के 30 लाख भी बोलोगे तो भी चलेगा, बराबर है क्या? तो ये बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, दोनों बिल्डिंग बिल्डिंग ऐड करोगे। गुडविल 1 लाख का दिख रहा है, वो भी दिखाना पड़ेगा इनटेंजिबल एसेट्स में। देन मशीनरी ऐड करोगे, इन्वेंट्री इन्वेंट्री में जाएगा, ट्रेड रिसेबल में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा, बराबर है क्या? अब बात करते हैं ये लाइबिलिटी साइड की। कैपिटल तो ये आएगा ही नहीं 30 लाख का, लेकिन इसके लिए आप नया कैपिटल कितना इशू करोगे? तो फिर फर्क ही नहीं आएगा। यानी ये बैलेंस शीट टोटल करने का काम आपको करना है। यहाँ पे सॉल्व करोगे, घर में जाके करोगे? यहाँ पे कर दो, खत्म कर दो। वैसे घर में जाके समय कितना मिलता है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे ही करना है आपको, सो दैट आप डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने का अभी ये पहला ट्राई है आपका। प्रोविजन में दिखाओ इंश्योरेंस रिजर्व, प्रोविजन में दिखाओगे शॉर्ट टर्म में, प्रोविजन में दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में दिखाओगे तो भी चलेगा। प्रोविडेंट फंड अदर नॉन करंट सॉरी अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड अदर करंट लाइबिलिटीज में। ओके एक मिनट में चेक करता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा रिजर्व अकाउंट दिखेंगे, इंश्योरेंस रिजर्व दिखाना है वहां पे, एंड एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ओके सिर्फ प्रोविडेंट फंड जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाया है इंस्टीट्यूट ने। व्हाई दे हैव शोन इट इन लॉन्ग टर्म फंड, आई डोंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाया। हाँ तो वो तो गवर्नमेंट के खाते में भरना पड़ता है ना, हमारे पास थोड़ी रख सकते पैसे। वो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट करेंगे एंड गवर्नमेंट को इमीडिएटली पे करना है, 1 महीना आपके पास मैक्सिमम रहता है। चल छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में लिख दो, मेरे को क्या, उनका कोई दूसरा अकाउंट होगा। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड खुद के पास रखते होंगे ये, इसलिए लॉन्ग टर्म रखा होगा, बट दैट इज नॉट अलाउड। कोई भी हो, एम्प्लॉय का कोई पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते हो, सरकार के पास जमा करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे स्कीम आप निकाल के एम्प्लॉयज को लूटोगे, बाद में बोलोगे कौन सा पैसा, काय का पैसा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या प्राइवेट फंड हो, यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एनीवे जान दो, अभी फिलहाल याद रखोगे आप लोग क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखना है प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व में जाएगा, इंश्योरेंस रिजर्व रिजर्व में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड ये प्रॉफिट एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट भी रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी एक प्रकार का रिजर्व ही क्रिएट किया आपने।
और कितना स्लो करते हो? आई डोंट फास्ट। प्राजक्ता जी खत्म करना है। प्रोफेसर हुआ कि नहीं? अब मेरे को प्रोफेसर क्या है समझो। I have seen one suggested answer of our previous batch student, okay? जिसमें उस स्टूडेंट ने ऐसे ही डायरेक्टली शेड्यूल बिना बनाए बैलेंस शीट बनाई। ओके, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था अमालगमेशन का, शेड्यूल्स नहीं बनाए थे और बाद में देखा तो उसको सिर्फ 7 मार्क मिले थे, पूरा बैलेंस शीट टैली, ओनली 7 मार्क। ओके, सो शेड्यूल्स बनाने हैं, याद रखना। मेरे को पता था आप शेड्यूल नहीं बनाओगे। शेड्यूल बनाना है, उसमें लिखना है बेटा कैपिटल कितने शेयर्स हैं। ओके, शेयर कैपिटल का शेड्यूल हम 100% बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल 100% बनाना है। डोंट टेक शॉर्टकट्स, मार्क कट हो जाएंगे आपके। 20 में से सिर्फ 7 मिले थे, चाहिए तो मैं उस स्टूडेंट का रेफरेंस भी दे सकता हूँ आपको, पूछ लो उसको। सिर्फ ट्रेड पेएबल्स अगर लिखा है तो डोंट प्रिपेयर एनी शेड्यूल, बट शेयर कैपिटल में आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं ना, कितने इक्विटी शेयर्स है, नहीं तो क्या, एटलीस्ट वहीं पे दे दो फिर फेस पे। यू कांट टेक शॉर्टकट। ओके, डोंट गिव इट ऑन फेस, इंस्टीट्यूट कभी फेस पे नहीं दिखाता है बैलेंस शीट के, उसका शेड्यूल बनाता है। आप डायरेक्टली कैपिटल लिखोगे कितना, 30 लाख, काम खत्म। अरे कितने शेयर है भैया, कितने में इशू किया है, लिखना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे, ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए हैं या फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए हैं, लिखना पड़ेगा ना। ऑल दी शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा नोट कौन लिखेगा? कैसे गुंडे बनोगे रे तुम? प्राजक्ता जी बच गई, वहां तक पहुंची नहीं थी। अनिमेश लिखा कि नहीं लिखा? हैव यू रिटन इट? राज, अबाउ इशूड, क्या लिखा है? अबाउ इशूड वाज अदर देन कैश, अबाउ इशू, अच्छा, अबाउ इशू, all shares have been issued for a consideration other than cash, for a consideration other than in cash। एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ऑब्जर्व करनी है कि मेरे बुक में सारे बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में है। आपको इंस्टीट्यूट के साथ अडेप्ट करना है तो मॉड्यूल से प्रेफर करो, देखना। अभी फिलहाल ठीक है, क्लास में कर लो, बाद में आप लोग टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट बंद कर दो पढ़ना, और आप डायरेक्टली मॉड्यूल से क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में है। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बस।
बिकॉज एग्जाम में शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही आएगा बैलेंस शीट, तो वो आदत होनी चाहिए आप। हो गया? शेयर कैपिटल 30 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3,60,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसका शेड्यूल बनाया क्या? हाँ, बनाना जरूरी है। पेपर चेक करने वाला पर्सन बहुत ही होशियार होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स का बनाना नहीं बनाओगे तो इट्स ओके, बिकॉज उसमें भी ट्रेड पेबल्स लिखा है और आप भी डायरेक्टली वो नंबर लिख रहे हो, बराबर है क्या? यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स, ओके। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 25 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख, बराबर है क्या प्रोफेसर? बराबर है क्या? क्या? हाँ, देखो तो। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्होंने लिखा है क्या? इन्होंने भी नहीं लिखा। आउट ऑफ अबव ऑल शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, जान दो। आप लिख के आओ, एक्स्ट्रा लिखोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। रिजर्व्स अकाउंट, सरप्लस, इंश्योरेंस रिजर्व, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट, बराबर है ना? सब बराबर आया ना? मैं आगे बढ़ू क्या? यस। अब ऐसे ही शेड्यूल बनाते हो ना? मॉडल में है वैसे, क्योंकि मैंने ग्रुप 1 में जो आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट मतलब प्रेजेंटेशन बोला था, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज हर वक्त लिखो। शेड्यूल ऐसे ही थे ना? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना? कम टू क्वेश्चन नंबर 14। आज क्वेश्चन फास्ट हो रहा है। द फॉलोइंग वेर समराइज बैलेंस शीट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड। पी लिमिटेड, वी लिमिटेड, as on 31st March 2011, as on 31st March 2011। पहले देखते हैं कौन किसको उठा रहा है। कौन किसको टेक ओवर कर रहा है? ऑन 1st April 2011 पी लिमिटेड टुक ओवर वी लिमिटेड। हाँ, ठीक है। रेगुलर फॉर्मेट, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट पे पूरा फोकस कर दिया क्या? यस। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 rupees each, 6,000 lakhs, how many shares are there? 6,000 डिवाइडेड बाय 10 करो ना, तो 600 लाख शेयर्स। क्या? 600 lakhs बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? 600 lakhs, एक काम करना है, 600 इंटू 1 लाख करके देख लो। दो, दो चार एंड 7, 6 करोड़, 6 करोड़ शेयर्स है, बट 600 लाख बोलता हूं मैं, चलेगा ना? सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, दीज आर द रिजर्व्स। वी लिमिटेड के बैलेंस शीट पे फोकस करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 12% डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स यस, प्रोविजंस है, एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल
कैश एट बैंक, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। ओह, ये का है, ये पुराने वाले बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर ये 50 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये 50 लाख को इमीडिएटली मैं ट्रांसफर करूंगा पी एंड एल अकाउंट में, इसी कंपनी के पी एंड एल में। तो एंट्री क्या होगी पहली, नहीं तो मैं बैलेंस शीट ही ऐसे समझूंगा कि पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस 825 माइनस 50 है, बराबर है क्या बच्चों? 825 माइनस 50 है विच इज इक्वल टू 775। डू यू गेट दिस? हाँ जी। आगे बढ़ता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ डेफर्ड एक्सपेंडिचर विच यू नीड टू राइट इट इन फ्रंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यू रिमूव इट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर यू गेटिंग इट? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? चलो, ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड, चुप, ऑल द बिल्स रिसीवेबल held by V Limited where P Limited's acceptance। पहले V Limited ने बिल्स रिसीवेबल कितने के हेल्ड करके रखे वो देखो। अरे बिल्स रिसीवेबल ही नहीं दिख रहा है, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल में होगा तो नीचे ब्रेकअप दिया है, तो इसमें जो कुछ भी बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है दैट इज हुज एक्सेप्टेंस, पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। पी लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। वी लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरर कंपनी। इसको क्या हुआ? हाँ, बहुत दिनों के बाद, या होता है बीच बीच में? अच्छा, अभी जान दो, चलो ध्यान दो। ऑल द बिल्स हेल्ड बाय वी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। तो पी लिमिटेड के बैलेंस शीट में बिल्स पेबल दिख रहा होगा एंड वी लिमिटेड के बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा होगा। वी लिमिटेड का बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट देखो कितना है, 80, यानी ये 80 इसमें वी को देना है, यानी 120 में 80 वी को देना है, 40 अदर्स को देना है। ये लाइबिलिटी अंत में रहेगी और ये इंटर कंपनी ड्यूज के सेटलमेंट में निकल जाएगी। डू यू गेट इट? आगे बढ़ता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2011 बैलेंस शीट कौन से तारीख का है बच्चों? 31 मार्च का है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हो रहा है तो टेंशन नहीं है। नहीं तो समझो ऐसा भी हो सकता है कि 31 मार्च का बैलेंस शीट देंगे, 30 सितंबर को अमलगमेशन हुआ है, तो बेटा 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हुए है उसको पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसका इफेक्ट दे के नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और नए बैलेंस शीट के बेसिस पे अमलगमेशन होगा। अभी तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ू क्या? On 1 April 2011, P Limited took over V Limited in an amalgamation in the nature of merger। पिछले जन्म के पुण्य है जो ये चीज आपको बता रहे हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर है, यानी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। It was agreed that discharge of purchase consideration for the business of P Limited would allot 3 fully paid equity shares of rupees 10 each at par for every 2 shares held in V Limited। V Limited में शेयर्स है कितने बेटा? 6 करोड़, 6 करोड़ शेयर्स है बेटा, 3 शेयर्स हम लोग देने वाले हैं। It was agreed that in discharge of the consideration for the business of P Limited, P Limited would allot 3 fully paid equity shares of rupees 10 each at par, यानी इशू प्राइस भी 10 रुपए ही पकड़ेंगे, तो 3 शेयर देने हैं 2 शेयर को, 3 शेयर देने हैं 2 शेयर्स को। हमारे तो 6 करोड़ शेयर्स है सर, कितने दोगे? 9 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, तो 90 करोड़ का पीसी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाए। बोलो हाँ या ना? इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट 12% डिबेंचर्स, 90 करोड़ मतलब 9,000 लैक्स। आर यू गेटिंग इट? 90 करोड़, इसलिए करोड़ में कन्वर्ट मत करो, यहाँ पे 600 ही लिखता हूं मैं, 600 लैक्स ही बोलता हूँ, चलेगा ना? तो 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करके देख लो, 1800 डिवाइडेड बाई 2, 900 लैक्स शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे ऑफ रुपीज 10 इच, तो 9,000 करोड़, सॉरी 9,000 लैक्स, 9,000 लैक्स विल बी द परचेस कंसिडरेशन। अब उन्होंने लैक्स में दिया तो हम भी लैक्स में अकाउंटिंग करेंगे ना,
बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ो क्या? हाँ, ये हुआ पीसी का. It was also agreed that 12% debentures in V Limited would be converted into 13% debentures in P Limited of the same amount and denomination. बिल्कुल सिंपल है, बराबर है कि नहीं? Details of trade receivable and trade payable are as under. Bills payable, creditors. मतलब ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल इतने हैं, क्रेडिटर्स इतने हैं. ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल इतने हैं, बिल्स रिसीवेबल इतने हैं. एक्सपेंसेस ऑफ अमालगमेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख वेर बोर्न बाय पी लिमिटेड, पेड बाय होम, पी लिमिटेड ही मानेंगे. बराबर है क्या? पास जर्नल in the books of P Limited and prepare P Limited's balance sheet immediately after merger, considering that the cost of issue of own debentures shown in the balance sheet of P Limited is not transferred to P Limited company. P को ट्रांसफर नहीं करना है वो. क्यों? क्योंकि हम वो वहीं पे राइट ऑफ कर देंगे. आर यू गेटिंग इट? तो वो हमें राइट ऑफ करना है और उसके बाद एक नई बैलेंस शीट बनेगी. किसकी? वी लिमिटेड की. तो वी लिमिटेड का रिजर्व कम होके दिखेगा एंड एसेट एसेट नहीं है वो बाय द वे, वो कम करके दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, यानी वो राइट ऑफ करो इनडायरेक्टली, ऐसे बोला है. इज इट राइट? चलो शुरू करें. मैं जर्नल लिख के देता हूँ, बैलेंस शीट बनाने का काम आप करोगे ना घर में जाके? नहीं तो ऐसे करते करते आप ही का नुकसान हो जाएगा. करोगे ना? हाँ करते हो आप लोग, नो डाउट, बट फिर भी और आप ही को करनी है. मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये कुछ ज्यादा ही हो गया सर, ये कुछ ज्यादा ही हो गया. जरूरत नहीं है. आप जितना ज्यादा बैलेंस शीट बनाओगे उतना आपको ग्रिप आएगा इसके ऊपर. ओके, बात मेरी नहीं है, मेरी एग्जाम हो चुकी है, आपको एग्जाम देनी है, तो वो सारी चीजें आपको प्लान करनी है. अभी पहले ग्रुप का होता तो अलग बात होती. अभी आप शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के साथ रेडी हो तो यू कैन डू इट एंड बिल्कुल सिंपल है. क्या है इसमें? मैं तो आंख बंद करके बैलेंस शीट बना सकता हूँ. चलो शुरू करूँ क्या? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी. हमेशा यही करना है पहले, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी. नेक्स्ट लाइन पे पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज इन लैक्स. तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना है. 600 lakhs बराबर है ना, इंटू 3 शेयर्स डिवाइडेड बाय 2 शेयर्स. तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 900 lakh शेयर, 900 lakh शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट. पार बोला है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्रीमियम बोला है तो 12 से 13 से, जो कुछ भी प्रीमियम ऐड करने के लिए बोलेंगे उससे मल्टीप्लाई करूंगा. बोलो हाँ या ना? हाँ, तो इशूड एट रुपीज 10. तो कितना हो जाएगा परचेस कंसिडरेशन? 9,000 lakhs. करेक्ट है क्या? काम खत्म. राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड, सॉरी पी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड. क्या? जर्नल एंट्रीज, टाइप ऑफ अमालगमेशन, इन द नेचर ऑफ मर्जर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. लिखते हो ना? टाइप ऑफ अमालगमेशन, इन द नेचर ऑफ मर्जर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो उनका इंटरेस्ट ऐसे पुल करेंगे. पहली एंट्री. फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है? फास्ट हो रहा है, बराबर है. अच्छा चलो, पहली एंट्री. सीरियल नंबर डालना है यहाँ पे, डेट तो नहीं लिख पाऊंगा मैं क्योंकि सारे एंट्रीज 1 तारीख को ही होंगे. लिख सकते हो डेट, बट दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. शुरू करूँ? पहली एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट
9,000 रुपीज इन लैक्स लिखा आपने ऊपर, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट 9,000 9,000 लैक्स, 9,000 9,000 रुपीज इन लैक्स लिखा है ना ऊपर, काम खत्म। बीइंग पीसी ड्यू, परचेस कंसिडरेशन ड्यू। चलो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए ले ले क्या, पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, वी लिमिटेड के बैलेंस शीट पे, एसेट साइड पे। वो भी शुरू करूं, पहला एसेट कौन सा डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ प्लांट एंड मशीनरी, गलती से लिख बैठोगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, बाद में पता चलेगा डैश है वहां पे, तो डैश करके ही आना वहां पे। आगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 लैक्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 लैक्स। फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग, ऐसा नाम दिखते मेरे को गुस्सा आ जाता है, सिर्फ फर्नीचर लिखा होता तो क्या बिगड़ जाता है इनका, खाली पीली मेरे इंक वेस्ट कर रहे हैं और मेरा समय भी। राज ने लगता है सिर्फ फर्नीचर ही लिखा है। सर ऐसे केसेस में मार्क कट होते हैं क्या, डोंट नो। बट ही इज लकी, ऐसा करो मत, ठीक है। देखो दिस थिंग इज नॉट सो, इट इज नॉट अ बिग डील आई थिंक। इफ यू राइट देयर फर्नीचर, मे बी ओवरलुकिंग में वो हो सकता है कि वो भूल गया, लेकिन उसको अगर ऑब्जर्व हो जाता है और उसके कारण एक हाथ मार्क कट हो जाता है, तो दैट यू शुड बी रेडी फॉर। ठीक है, तो आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो। क्या है ये, अनफेयर मीन्स ही हुआ ना इनडायरेक्टली, मतलब आपने ज्यादा मार्क्स लिए, वो भी कम चीजें लिख के, शॉर्टकट्स लिख के, तो एक्चुअली उसका रैंक नहीं आना चाहिए था। बट ऐसे केसेस देखे गए हैं कि शॉर्टकट्स लिख के भी मार्क्स बच्चों को दिए हैं, तो ये आपके ऊपर है, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा एज अ टीचर। तो हो सके तो आप ट्राई कर लो कि फुल फॉर्म पूरे के पूरे लिख के आए, थोड़ा बहुत चलता है। ओके, दोनों एंगल से मैं बोलूंगा, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी चीजें मतलब फास्ट फास्ट लिखनी है, फटाफट फटाफट भी खत्म करना पड़ता है ना। यस एनीवे आगे बढ़ता हूँ। फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1700 डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट 4041, बराबर है ना। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 1100, कैश एट बैंक डेबिट 609, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट नहीं करना है, हमारे बुक्स में लेंगे ही नहीं। हम कौन है, हम पी लिमिटेड है, अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी। आर यू गेटिंग इट, हाँ, नहीं तो वो कर लोगे डेबिट। चलो आगे बढ़ू क्या, एक लाइन ब्लैंक छोड़ा। टू ट्रेड पेएबल्स, एक काम करो ना बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट किया आपने 1100, वो नीचे का ब्रेकअप डेबिट करना था ना, कट करो वहां पे। 1100 की जगह डेटर्स डेबिट करो, कितना 1020, एंड बिल्स रिसीवेबल डेबिट करो 80। समझे क्या बच्चों, क्योंकि बाद में आपको ये
इंटर कंपनी ड्यू सेटलमेंट करना है। देखो बच्चों, ये क्या टाइम पास के लिए दिया है क्या? ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखा है आपने, 1020 लिखो उसके सामने। हो आंसू देना, यू राइट ट्रेड रिसीवेबल, नो प्रॉब्लम इन दैट। 1020 लिखो अमाउंट, बस 1110 मत लिखना, 1020 कर दो उस अमाउंट को। एंड बिल्स रिसीवेबल को 80 रुपए डेबिट करो, क्योंकि बाद में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करने वाले हो आप लोग। बराबर है कि नहीं? कर दिया? हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूँ। 2, कहाँ से शुरू करूँ? इक्विटी कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करना है, इसके लिए हमने 9,000 लाख का कैपिटल दिया है, परचेस कंसिडरेशन दिया है। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। 6,000 करोड़, 6,000 लाख का परचेस कंसिडरेशन देना था, आपने तो 9,000 लाख का दिया, तो नुकसान हुआ इस बार। तो यहाँ पे रिजर्व क्रिएट होगा 3,000 लाख का। ओके, डेबिट होगा रिजर्व। तो लिख दूं क्या? रिजर्व अकाउंट डेबिट, लिख दो रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो लाइन ब्लैंक छोड़ा है वहां पे लिखना है। सही है ना बच्चों? रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 3,000। 2, एक एक करके रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं मैं उनके रिजर्व्स एज वेल एज क्या, लायबिलिटीज। 310 फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, 2 फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310, 2 जनरल रिजर्व 3,200, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 775। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो और ब्रैकेट में लिखो 825 माइनस 50, 825 माइनस 50। चलो आगे बढ़ू क्या? टू 12% डिबेंचर्स 1,000, टू 12% डिबेंचर्स 1,000, देन टू क्रेडिटर्स लिखो, टू क्रेडिटर्स हाउ मच? ट्रेड पेबल्स का ब्रेकअप दिया है ना नीचे, अरे बच्चों बोलो ना। टू क्रेडिटर्स हाउ मच? 463। आगे बढ़ू क्या? टू प्रोविजंस 702, इज इट राइट? हो गया बच्चों? यस, टैली हुआ डेबिट क्रेडिट? कितने का फर्क पड़ रहा है? 3,000 का रिजर्व में डेबिट कर डाला ना आपने? टैली हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोल रहा है?
हुआ कि नहीं हुआ? अरे यारो, हुआ कि नहीं हुआ? ये है ना बैलेंस शीट, बराबर है क्या? तो 5000 लिया, 5000 लिया, इज इट राइट? देन 1750 लिया, 1750 लिया, 4041 लिया, 1020 एज वेल एज 6 1020 प्लस 80, बराबर है ना? क्या हुआ? 1700 है क्या? फर्नीचर की अमाउंट इन्होंने कितनी ली है? 1750। जरा क्वेश्चन जाके देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन में वो जो कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, वही मैं देख रहा हूँ कि टैली हुआ कि नहीं हुआ, क्यों पूछ रहा हूँ मैं, उसके पीछे यही रीजन है। क्वेश्चन नंबर नीचे गया वो लगता है, ये ना, यही है, पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड। तो इनका क्वेश्चन में फर्नीचर ही उतना करके दिया उन्होंने, यानी वो जो कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर था ना, वो आइटम को हटा दिया इन्होंने। आपके क्वेश्चन में वो नहीं है, आपके क्वेश्चन में वो है। उन्होंने क्या किया स्ट्रेट अवे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो इसको कर दिया 0 और ये कर दिया 1750। तो इट्स ओके, हमारी भी एंट्री बराबर है, उनकी भी एंट्री बराबर है। लेकिन बाद में शौक लगेगा आपको कब, जब 825 रुपए का पी एंड एल का बैलेंस दिखेगा इनका। समझ में आ रहा है कि बच्चों, इनका पी एंड एल का बैलेंस आपको 825 दिखेगा। ये देखो ब्रैकेट भी नहीं हटाया, एक्चुअली यहाँ से 50 माइनस करते थे ये लोग, लेकिन क्वेश्चन चेंज करने के कारण उन्होंने वैसा ही रखा, यहाँ पे डिलीट करना भूल गए। एनीवे इट्स ओके, क्वेश्चन दे हैव चेंज, बट इवन इफ मेरा क्वेश्चन अच्छा क्यों है, समझो फ्यूचर में आया बिल्कुल वैसा क्वेश्चन, क्योंकि पुराने पब्लिकेशन में वैसा ही होगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर माइनस करना है पी एंड एल में से। इज इट क्लियर? तो उस केस में पी एंड एल आएगा 775, करेक्ट है? चलो, हो गया। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे देखी कि आपने आपने रिजर्व एक बार डेबिट किया है और एक बार क्रेडिट किया है, तो जनरल रिजर्व वहां पे लिख सकते हो आप, रिजर्व की जगह आप लोग सिर्फ क्या लिखो, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में इफेक्ट कितना आएगा, 200 रुपए का क्रेडिट ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? समझा ना आपको? हाँ, तो वो इनडायरेक्टली फ्री रिजर्व में ही एडजस्टमेंट हो रहा है, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या करना है, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। पहले परचेस कंसिडरेशन सेटल करते हैं। एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, liquidator of V limited debit to equity share capital account, to equity share capital account. How much? 9000 9000। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ू क्या? हाँ, फिर ये लिक्विडेशन का खर्चा, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल को निकाल डाले क्या? एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 80 80। आगे बढ़ू क्या? अगली एंट्री,
डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट, सेम अमाउंट सेम डिनोमिनेशन के सिर्फ 12% की जगह 13% इशू की है, तो क्या एंट्री करोगे? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट करो। सेम अमाउंट आपने कौन से टेक ओवर किए थे? ये इनके 12% डिबेंचर्स हमने टेक ओवर किए थे। 1000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है उस अकाउंट में, उसको डेबिट करो एंड टू 12% डिबेंचर्स 1000 क्रेडिट, बराबर है ना? सॉरी, टू 13% डिबेंचर्स, टू 13% डिबेंचर्स। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? आगे बढ़ू क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री अब इस बार क्या होगी? क्यों? अब एक एक मजे की बात दिखाता हूं, रुक जाओ। हे भगवान मेरे को बचा ले, जस्ट अ सेकंड माय फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मई 2021 का मॉड्यूल। नहीं था उसमें, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे क्या ऐसी है मटेरियल, हाँ। अरे ग्रुप 2 का कहाँ पे है? हाँ ये रहा, इसमें अमालगमेशन। जस्ट अ सेकंड माय फ्रेंड्स, यही है ना? मैंने आपको एक ट्रीटमेंट नहीं लिख के दिया है, कौन सा पता है ना? ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बराबर है क्या? तो एक्चुअली पहले, नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, छोड़ दो चलो, बराबर है, जान दो। तो लिखे 1 लाख रुपए का लिक्विडेशन एक्सपेंस किसने पे किया? ट्रांसफर ही कंपनी को बियर करना है, तो एंट्री क्या होगी? देखो पहले एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एंट्री होगा। एक्सपेंस अब जाएगा कहाँ पे? गुडविल अकाउंट को डेबिट करा है इन्होंने, जर्नल एंट्री में दिखा देता हूँ। देखो गुडविल अकाउंट को डेबिट करा है इन्होंने, परचेस मेथड में हम गुडविल वगैरह क्रिएट करेंगे ना, लेकिन लेटर ऑन दे हैव ट्रांसफर दिस गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनडायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली एंट्री करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्योंकि दिस टाइम वी आर ट्रीटिंग देयर रिजर्व्स एज आवर रिजर्व्स। तो एडजस्टमेंट वैसे भी हमने पी एंड एल में ही किया है, सबका सब, सबका सब एडजस्टमेंट हमने कहाँ पे किया है? पी एंड एल में ही किया है, तो ये भी हम लोग पी एंड एल में एडजस्टमेंट कर देंगे। इज इट राइट? तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं तो अगर आपको ये एंट्री करनी है तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल टू बैंक एंड देन पी एंड एल टू गुडविल। समझे बच्चों? ऑल एंट्रीज डन। कैन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट होम? देखो सारे एंट्रीज हो गए ना? यस मेरे हिसाब से तो हो गया। डिबेंचर की कर दी, ये भी कर दी, ओके। तो बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर यू हैव टू प्रिपेयर एज अ होमवर्क। रिमेनिंग क्वेश्चन विल कंटिन्यू विथ टुमारो। परचेस मेथड होता तो आई वुड हैव क्रेडिटेड डेबिटेड गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट यहाँ पे परचेस मेथड नहीं है,